दोस्तों, किताब लिसनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स का कहना है कि व्हाट नॉट टू डू इज़ एज इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट टू डू। मतलब क्या करना है ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है क्या नहीं करना है। यही बात स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी लागू होता है। आज हम फिलिप फिशर की पुस्तक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में से महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो एक सफल इन्वेस्टर में नहीं होता है। फिलिप फिशर का कहना है कि एक बार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक इन्वेस्टर शेयर खरीदना चाहता था। जिस दिन वो शेयर खरीदना चाहता था उस दिन उसका प्राइस $35.50 था। उस इन्वेस्टर ने आधा डॉलर बचने के लिए अपनी 100 शेयर बाय ऑर्डर $35 पर लगा दिया। उस दिन और उस दिन के बाद वो शेयर $35 पर नहीं आया और उसके बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए। 10 सालों के बाद उस शेयर का प्राइस $500 के पार चला गया। हालांकि उसके पोर्टफोलियो में पहले से उस कंपनी के शेयर मौजूद थे, परंतु वह उसे और खरीदना चाहता था। उस दिन वो 50 सेंट बचाने के 100 शेयर का पूरा लाभ से वंचित रह गया। छोटे इन्वेस्टर फिलिप फिशर सलाह देते हैं कि कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है और आकर्षक है तो आप उसे मार्केट प्राइस पर खरीदें। नहीं तो थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए उस पर भविष्य में होने वाले लाभ वंचित रह जाएंगे। सफल निवेशक कभी भी किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखकर उसमें निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो इन्वेस्टर को इमोशनली अट्रैक्ट कर देते हैं। एनुअल रिपोर्ट में दिखाई गई फोटोग्राफ, कलरफुल ग्राफ इत्यादि पढ़ने वाले पर मानसिक रूप से असर करता है तथा वे कंपनी के भविष्य के बारे में केवल पॉजिटिव बातें लिखते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर शेयर खरीदते वक्त पिछले 1 साल या 5 साल के उच्चतम एवं न्यूनतम प्राइस देखते हैं और उसके बाद एक प्राइस निकलते हैं जो उन्हें लगता है कि यह प्राइस उस शेयर के लिए सही है। ये आपके लिए खतरनाक साबित होता है। कोई स्टॉक 5 साल पहले जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था उसका आज के प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है। उस कंपनी का वर्तमान फंडामेंटल देखना चाहिए। सफल इन्वेस्टर कभी भी मार्केट में चल रहे फैशन स्टॉक को फॉलो नहीं करते हैं। फिलिप फिशर कहते हैं कि जिस प्रकार क्लॉथर्स मार्केट में फैशन एवं स्टाइल्स होते हैं उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी फैशन एवं स्टाइल्स होते हैं, जिसके कारण उस शेयर का प्राइस असामान्य रूप से बढ़ जाता है जो कि उसके वैल्यू से मेल नहीं खाता है। जैसे .com बूम हो या रियल एस्टेट बूम, जिसमें उस सेक्टर के शेयर कंपनियों के असामान्य रूप से बढ़ गए थे जिसका उस कंपनी के वैल्यू से कोई मेल नहीं था। इसे ही स्टॉक फैशन कहा जाता है, जिससे हमें दूर ही रहना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हमें अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन में हम बहुत सारे स्टॉक्स तो ले लेते हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक्स को अधिक वेटेज नहीं देते हैं, जिसके कारण हम बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। जबकि डाइवर्सिफिकेशन करते समय अलग अलग सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स का वेटेज भी अधिक होना चाहिए। लेखक फिलिप फिशर एक सामान्य स्टॉक की जांच के लिए विभिन्न 15 बिंदुओं को देखने के लिए कहते हैं। हालांकि फिलिप फिशर ने उल्लेख किया कि यह बहुत कम संभावना है कि कोई कंपनी उसकी चेकलिस्ट में सभी 15 बिंदुओं को पूरा करेगी। हालांकि अगर कंपनी इनमें से कई बिंदुओं को पूरा करने में सफल रहती है तो यह निश्चित रूप से निवेशकों के लिए एक अच्छा निवेश है। बिंदुओं की चेकलिस्ट इशू प्रकार है। 1. क्या कंपनी के पास कम से कम कई वर्षों के लिए बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि को संभव बनाने के लिए पर्याप्त बाजार क्षमता वाले उत्पाद या सेवाएं हैं। 2. क्या प्रबंधन के पास ऐसे उत्पादों या प्रक्रियाओं को विकसित करना जारी रखने का दृढ़ संकल्प है जो अभी भी कुल बिक्री क्षमता को और बढ़ाएंगे, जब वर्तमान में आकर्षक उत्पाद लाइनों की विकास क्षमता का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया है। 3. अपने आकार के संबंध में कंपनी के अनुसंधान और विकास के प्रयास कितने प्रभावी हैं। 4. क्या कंपनी के पास औसत से अधिक बिक्री संगठन है। 5. क्या कंपनी के पास एक सार्थक लाभ मार्जिन है। 6. लाभ मार्जिन को बनाए रखने या सुधारने के लिए कंपनी क्या कर रही है। 7. क्या कंपनी के पास उत्कृष्ट श्रम और कार्मिक संबंध हैं। 8. क्या कंपनी के पास उत्कृष्ट कार्यकारी संबंध हैं। 9. कंपनी के पास अपने प्रबंधन में गहराई है। 10. कंपनी के लागत विश्लेषण और लेखा नियंत्रण कितने अच्छे हैं। 11. क्या व्यवसाय के अन्य पहलू हैं, इसमें शामिल उद्योग के लिए कुछ अजीबोगरीब है, जो निवेशक को महत्वपूर्ण सुराग देगा कि कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धा के संबंध में कितनी उत्कृष्ट हो सकती है। 12. क्या मुनाफे के संबंध में कंपनी का शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज आउटलुक है। 13. निकट भविष्य में क्या कंपनी के विकास के लिए पर्याप्त इक्विटी वित्तपोषण की आवश्यकता होगी ताकि बकाया शेयरों की बड़ी संख्या इस प्रत्याशित वृद्धि से मौजूदा स्टॉक होल्डर्स के लाभ को काफ़ी हद तक रद्द कर देगी। 14.
क्या प्रबंधन निवेशकों से अपने मामलों के बारे में खुलकर बात करता है जब चीजें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन जब परेशानी और निराशा होती है तो चुपचाप करते हैं? 15. क्या कंपनी के पास निर्विवाद सत्यनिष्ठा का प्रबंधन है? धन्यवाद।